अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का पहला यूनिट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में मशक के बारे में गुफ्तगू जारी है, और अपनी पिछली क्लास में हम सवालात के इयादा इस हिस्से में मौजूद जितने भी सवालात थे उनको पढ़ चुके हैं। आज बारी है आला तसव्वुराती इन सवालात में। इस चैप्टर में आपने जितने भी कंसेप्ट्स हासिल किए हैं उनको अप्लाई करके सवालात का जवाब देंगे। ये 5 सवालात हैं, यानी 10.1 से लेके 10.5 तक। आज एक ही लेक्चर में हम इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आला तसव्वुराती सवालात में से पहला सवाल यानी कि 10.1 आपके सामने लिख चुका हूँ। चलें पढ़ते हैं कि इबारत में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है और हम किस तरह से इसके हल की जानिब बढ़ेंगे। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि अगर सादा पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रूनुमा होगी। यानी कि इस सवाल के अंदर आपने मालूम करना है कि अगर लंबाई तब्दील कर दी जाए और तब्दील करके वो 2 गुना हो जाए तो नया जो आने वाला टाइम पीरियड होगा सादा पेंडुलम का वो क्या होगा। तो चलें, मुश्किल बात है ही कोई नहीं। हम सबसे पहले सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है जी टी बराबर है 2 पाई और जज़र के अंदर आता है जी एल बटा जी। अब हमसे सवाल के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सादा पेंडुलम की जो लंबाई है यह 2 गुना कर दी गई है, यानी कि लंबाई तब्दील हो गई है पुरानी लंबाई का 2 गुना, और इस नई लंबाई को हम एल डैश या एल प्राइम का नाम देंगे। अब जबकि यह लंबाई तब्दील कर दी गई है तो अब जो नया टाइम पीरियड मालूम करेंगे उसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा जी टी बराबर है 2 पाई एल बटा जी। लेकिन अब की बार लंबाई तब्दील वाली लिखेंगे और ये लिखेंगे एल डैश, और चूंकि लंबाई तब्दील कर दी गई तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी तब्दील हो जाएगा, तो उसको मैं टी डैश का नाम दूंगा। चलें अब सिर्फ और सिर्फ कीमतें दर्ज करनी है। कीमतें दर्ज करने के लिए हम कहेंगे कि टी डैश बराबर है 2 पाई एल डैश की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे और इस वैल्यू को हमने नाम दिया है 2L बटा जी, वैसे का वैसे ही। अब मैं इसको मज़ीद खोल के लिखूंगा तो ये चीज़ बच जाएगी टी डैश बराबर है 2 पाई। अब अगर दो चीज़ें जज़र के अंदर ज़रब हो रही हों तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जज़र के अंदर 2 अलहदा लिख दूंगा और जज़र के अंदर एल बटा जी इसको अलहदा लिखा जा सकता है। अगर ये बात भी समझ आ गई तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि अगर चीज़ें ज़रब हो रही हों तो उनकी पोजीशन अगर तब्दील कर दी जाए तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बात ठीक है तो चलें जज़र 2 पहले इस जगह पे था, अब इसे उठा के पहले ले आए और अंदर बचेगा 2 पाई जज़र के अंदर एल बटा जी। अब मैं ये 2 पाई यानी 2 पाई और जज़र के अंदर एल बटा जी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब ये है कि हमने ये शुरू में टाइम पीरियड का एक फार्मूला पढ़ा और इसको मसावात नंबर ए का नाम दे दिया। अब अगर मैं मसावात ए को दर्ज कर दूं और मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि मसावात ए को दर्ज करने से ये जो टाइम पीरियड की नई वैल्यू है ये बन जाएगी टी डैश बराबर है जज़र के अंदर 2 और ये 2 पाई और जज़र के अंदर एल बटा जी टी के बराबर है और ये टी पुराने वाला टाइम पीरियड है। तो हम कहेंगे कि जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने वाले टाइम से जज़र 2 गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इसकी इबारत लिख देंगे कि टाइम पीरियड में
जज़र 2 गुना इजाफा होगा। और ये बात हमने इस रिलेशन से, इस ताल्लुक से साबित कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला 10.1 सवाल बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें, अब अगर ये समझ आ गया है तो मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हल करेंगे सवाल 10.2। जी तो मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, मैंने आपके सामने सवाल 10.2 लिख के रख दिया है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि अगर एक गेंद को एक ख़ास ऊंचाई से फर्श पर गिरा दिया जाए और वो उछलना शुरू कर दे, तो क्या उस गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? ये बात हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात क्या थी, उसकी शराइत क्या थी, उसको जैसे ही हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए ये सवाल कोई मुश्किल का बायस नहीं होगा। अगर हम शराइत की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 शराइत थी। नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स और नंबर 2 इनर्शिया। अब देखेंगे कि क्या उछलते हुए गेंद की मोशन जो कि ज़मीन की तरफ आ रहा है, इसमें क्या ये 2 चीज़ें पाई जा रही हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास पहले बॉल या गेंद जो है वो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है और इसे मैंने ज़मीन पे नीचे की जानिब फेंक दिया है। अब जैसे ही ये ज़मीन से टकराएगा तो ज़मीन से टकराने के बाद ये दोबारा उसी डायरेक्शन में बाउंस होगा, उसी डायरेक्शन में दोबारा उछलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाऊंगा ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अब जैसे ही उछलेगा इसकी जो मोशन होगी कुछ इस तरह से होगी, और क्या वो अपनी ओरिजिनल हाइट जो कि जहाँ से मैंने उसे गिराया था क्या वहाँ तक पहुँचेगा? तो जवाब होगा हरगिज़ नहीं, वो उससे थोड़ी सी कम हाइट पे जाके रुकेगा। और जैसे ही ये रुकेगा दोबारा से ये ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगा और ज़मीन से टकराने के बाद दोबारा से ऊपर की जानिब जाएगा और अब की बार दोबारा इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती चली जाएगी, मज़ीद नीचे की जानिब आएगा। फिर इस तरह से इसकी मोशन जो है जारी रहेगी और आप देख सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। और एम्पलीट्यूड जहाँ पे कम होता था हमने उसको क्या नाम दिया था? कैसी ऑसिलेशन होती हैं? हमने कहा था कि ऐसी ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। तो हम कहेंगे कि ये बॉल जो कि फर्श से टकराने के बाद दोबारा उछल रहा है, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, बल्कि कौन सी मोशन है जी? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। और एक तो हमने ये बता दिया कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, नंबर 2 हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बतदरीज कम होता चला जा रहा है। अब अगर आपने इसको एक्यूरेटली अल्फाज की सूरत में देखना है कि इसका क्या जवाब दें, तो चलें वो भी आपके सामने लिख देता हूँ। हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फर्श पर उछलते हुए गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरी शराइत और खसूसियात मौजूद नहीं हैं। और यहाँ से हम ये भी बात देख सकते हैं कि जैसे ही बॉल या गेंद जो है ऊपर की जानिब आता था, इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़मीन की जानिब होता था, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की जानिब होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़मीन से उछलते हुए गेंद के पास वो खसूसियात ही नहीं हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती हैं, जिसकी वजह से ये उछलते हुए गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी बल्कि डैम्प्ड मोशन होगी। और हम इसकी वजह देंगे कि इसके एम्पलीट्यूड में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। तो हम कहेंगे कि बल्कि ये मोशन डैम्प्ड ऑसिलेशन की
मिसाल है, चूंकि इसके एम्पलीट्यूड में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है, या इसको होती है भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये मसावात A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बुनियादी मसावात है उस शर्त को पूरा नहीं करती, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है। तो इस तरह से आपके 2 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आला तसव्वुराती सवालात में से दूसरा सवाल भी समझ में आ गया है। अगर ये भी समझ में आ गया है तो देर किस बात की, चलें अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है 10.3। जी तो अजीज़ तलबा व तालिबात, 10.3 भी आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है कि एक तालिब इल्म सादा पेंडुलम से 2 तजर्बात करता है। वो सादा पेंडुलम के दूसरे अवामिल को मुस्तकिल रखते हुए 2 मुख्तलिफ गोलियां इस्तेमाल करता है। वो हैरान हो जाता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं बदलता, ऐसा क्यों हुआ। इसमें हमसे कहा यह जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, फ़र्ज़ करें कि उसने पहले एक सादा पेंडुलम लिया और उस सादा पेंडुलम को उसने इस तरह से अटैच किया, इस तरह से उसने इस दीवार के साथ इसे फिक्स किया कि एक सिरे पे फिक्स हो गया और दूसरे सिरे पे उसने मैस M की कोई गोली बांध दी। अब जब उसने दूसरे पेंडुलम के साथ ये तजर्बा किया और दूसरे पेंडुलम में उसने ये तब्दीली की कि इस धागे के साथ बंधी हुई गोली का मैस बढ़ा दिया। फ़र्ज़ करें अब ये मैस बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया, पहले इतना छोटा सा था, अब ये मैस तब्दील हो गया। अब ये बात उसके लिए हैरान कुन थी कि उसने देखा कि इन दोनों सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा है। तो ये बात किस तरह से मुमकिन हो सकती है कि पेंडुलम 2 अलग अलग हैं, एक का मैस कम है, एक का मैस ज़्यादा है, लेकिन उन दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा है। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है? इसका जवाब देने के लिए हमारे पास मौजूद है सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई और जज़र के अंदर हमारे पास लिखा जाता है L/G, जहाँ पे L लंबाई है इस धागे की और G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत। अब वो ये भी कह रहा है कि बाकी सारे के सारे अवामिल जो थे वो मुस्तकिल रखे गए, यानी उनकी वैल्यू तब्दील नहीं हुई। अब अगर ये बात है तो हम इस फार्मूले से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये 2 चीज़ों पे मुनहसर है। एक तो ये लंबाई के जज़र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जज़र के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इन 2 चीज़ों की कीमतें तब्दील होंगी तभी सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड की कीमत तब्दील होगी। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड की वैल्यू भी तब्दील नहीं होगी। और इस सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है कि बाकी सारे अवामिल एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैस तब्दील कर दिया गया है। तो मैस तब्दील करेंगे तो हमारे पास जो 2 रिलेशन लिखे हुए हैं, 2 ताल्लुक लिखे हुए हैं, इन दोनों में मैस कहीं पे नहीं है। तो हम सिर्फ इसका जवाब देंगे कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पे मुनहसर नहीं है। तो चलें इसको अल्फाज की ज़बान दे देते हैं। हम कहेंगे कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड चूंकि मैस पर मुनहसर नहीं होता, इस वजह से 2 मुख्तलिफ गोलियों वाले सादा पेंडुलम का
टाइम पीरियड एक जैसा होगा, और शर्त इसमें लाजिम याद रखेंगे कि बाकी जितने भी अवामिल हैं वो मुस्तकिल होंगे। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो चलें मज़ीद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अब आपके सामने लिखा जा चुका है सवाल 10.4। 10.4 में बहुत ही आसान सवाल है। इसके सिर्फ आप एक वेव का नाम लिखेंगे जिससे आपकी सारी की सारी जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर होती चली जाएंगी। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी वेव्स हैं कि जिनकी इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वजाहत करें। इशाअत का बच्चों मतलब है कि जब वेव किसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहती है, इस मुंतकिल होने के अमल को इशाअत भी कह सकते हैं। तो इशाअत का लफ्ज़ देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये इशाअत का क्या मतलब है। तो हमें पता है कि ऐसी वेव्स कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ऐसी वेव्स के जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखने में कैसी होती हैं, ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम, इसकी तस्वीर आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे आपको दो वेव्स नज़र आ रही हैं। हमने जब लेक्चर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो तरह की वेव्स होंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर कर रही होंगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रही होंगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक दूसरे पे असरअंदाज हो रही होती हैं कि दोनों के दरमियान बनाया जाने वाला एंगल या बनने वाला एंगल 90 दर्जे का होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अमुदन होती हैं। अब जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख भी ली कैसी होती हैं, तो चलें हम अल्फाज का सहारा लेके इस सवाल का जवाब देते हैं। हम कहेंगे कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं, हम इनको काट के सिर्फ इस वेव का नाम लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनकी इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तारीफ़ लिख के या एक लफ्ज़ में उसका जवाब दे के आपने इसको काफ़ी नहीं समझना, बल्कि लाजिम है कि इसकी 2-3 मिसालें भी लिख दें। मिसालों में हमने जो पहले पढ़ी हैं वही लिख देते हैं। हमने पढ़ा है जी रोशनी की वेव्स, मज़ीद हमने जिक्र किया था हरारत की वेव्स, इसमें मज़ीद हमने जिक्र किया था एक्स रेज का। और आप मज़ीद एक और याद रख लें, रेडियो वेव्स। अगर ये 3 या 4 मिसालें याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 2 भी लिख देंगे तो काफ़ी होंगी। लेकिन अगर आप याद ही 2 करें और जब एग्ज़ाम में आप बैठें, इम्तिहान में आप बैठें तो एक आधी भूल जाए तो बिल्कुल मसला ख़राब हो जाएगा। तो आपने 3-4 मिसालें याद करनी है हर एक चीज़ की, और फिर एग्ज़ाम के अंदर जब बैठे हों तो कोई सी 2-3 मिसालें लिख लें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएं और आपके लिए नंबर लेना भी आसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल 10.4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलें इस चैप्टर के आला तसव्वुराती सवालात में से आखिरी सवाल 10.5 को भी हल कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर का ये जो आखिरी सवाल, और ना सिर्फ आज के लेक्चर का बल्कि इस चैप्टर का भी ये आखिरी आला तसव्वुराती सवाल है। इसके बाद हम हिसाबी सवालात की तरफ मूव करेंगे। इस आखिरी सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि रिपल टैंक में
जब सीधी वेव्स गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ मोशन करती हैं तो रिफ्रैक्शन का अमल वकूअ पज़ीर होता है। बताएं कि वेव्स की स्पीड में क्या तब्दीली रूनुमा होती है। अब ये गहरे पानी वाली और कम गहरे पानी वाली जो लॉजिक थी ये मैं पिछले लेक्चर्स में दे चुका हूँ कि एक ही पानी को, एक ही मीडियम को किस तरह से ज़्यादा गहराई वाला बनाया जाता है और किस तरह से कम गहराई वाला बनाया जाता है। रिवीजन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक टब है और इस टब के अंदर कुछ इस लेवल का पानी पड़ा हुआ है। इसी तरह से बिल्कुल इस तरह का मैं एक और टब लूँगा और इस टब के अंदर मैं जो पानी का लेवल है बिल्कुल एक जैसा रखूँगा। अब अगर देखा जाए तो दोनों की गहराई तो एक जैसी है, लेकिन अगर मुझे इस पानी को ज़्यादा गहराई वाला बनाना है और इस पानी को मैं कम गहराई वाला बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस दूसरे टब के अंदर कोई मटेरियल रखना पड़ेगा, ये इस तरह से कि बिल्कुल ये इस पानी के टब के अंदर डूबा हुआ हो। अब ये सारा मटेरियल आ गया जो पानी के अंदर है, तो अब ये जो पानी की गहराई है ये आप देख सकते हैं कि ये कम हो गई है और इस पानी की गहराई ज़्यादा है। अब पूछा ये जा रहा है कि जब वेव्स ज़्यादा गहराई वाले पानी से कम गहराई वाले पानी की जानिब आती हैं तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन का अमल तो होगा। अब ये रिफ्रैक्शन के अमल में किस तरह से स्पीड कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपने बतानी है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इस जगह पे कोई रुकावट पड़ी हुई है। ये रुकावट रखने का मकसद ये है कि जो वेव्स आगे जा रही हैं, जैसे ही इस रुकावट से दूसरे मीडियम में दाखिल होंगी, यानी फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला जो मीडियम है ज़्यादा गहराई वाले पानी का है और ये वाला जो मीडियम है ये कम गहराई वाले पानी का है। अब अगर सीधी वेव्स गुजर रही हैं कुछ इस तरह से, फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से वेव्स गुजरती हुई आगे की जानिब बढ़ रही हैं। अब जैसे ही इस मीडियम को टकराने के बाद दूसरे मीडियम में दाखिल होंगी तो वो किस तरह से दाखिल होंगी, याद रखिएगा कि दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए इसने अपने असल रास्ते से मुड़ जाना है और मुड़ते मुड़ते इस तरह से मुड़ेंगी कि ये इस तरह से बेंड होती चली जाएंगी और इस तरह से बेंड होते होते इसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी वाक़या हो जाएगी। कमी वाक़या होने का हमें किस तरह से पता चलेगा, आप देख सकते हैं कि अगर असल हालत में ये वेव आगे की जानिब बढ़ रही होती कि अब के रिफ्रैक्शन नहीं हो रही तो ये वेव कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह इस पोजीशन पे होती। अब ये इस पोजीशन से थोड़ा सा पीछे रह गई है। पीछे रहने का मतलब ये है कि इस वेव की स्पीड में कमी रूनुमा हुई है। तो हम कह देंगे कि जब पानी की सीधी वेव्स एक मीडियम से यानी कि ज़्यादा गहराई वाले पानी से कम गहराई वाले पानी की जानिब आएंगी तो उनकी स्पीड में कमी वाक़या होती है। तो चलें इनको अल्फाज की ज़ुबान में लिख देते हैं। हम कहेंगे कि रिपल टैंक में जब पानी की सीधी वेव्स ज़्यादा गहराई वाले पानी से कम गहराई वाले पानी में दाखिल होती हैं तो रिफ्रैक्शन का अमल वकूअ पज़ीर होता है और वेव्स की स्पीड में कमी रूनुमा होती है। और ना सिर्फ स्पीड बल्कि इसके साथ साथ वेव की वेवलेंथ भी कम हो जाती है।
तो ये देखें, यहाँ पे जो वेवलेंथ थी वो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ कम होके कुछ इतनी रह गई है। यहाँ पे देखें वेवलेंथ की वैल्यू जो है बतदरीज कम होती चली जा रही है, जिससे हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन में ना सिर्फ स्पीड कम हो रही है इस केस में, बल्कि वेवलेंथ भी कम हो रही है। तो चलें एक चीज़ सीख ली। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर का जो आखिरी सवाल है ये भी बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। जी, तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने देख लिया कि किस तरह से हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे पूरे चैप्टर के दौरान, आपने इस सवालात के अंदर उनको अप्लाई किया। अप्लाई करके कितनी आसानी के साथ उनके जवाबात भी देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपने इनके नोट्स बनाते चले जाने हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर के हिसाबी सवालात को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।